हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और बस इसी तरीके से आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। और जैसा कि हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने आप लोगों से बोला है कि टॉप 60 न्यूमेरिकल्स कराएंगे और टॉप 60 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आप लोग बेटा, तो इससे कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जैसा कि हमने अध्ययन कर लिया था मोलरता, मोललता और प्रतिशत के पदों से संबंधित सवालों का अध्ययन कर लिया था। कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे बने हुए हैं, आप लोगों ने सभी न्यूमेरिकल्स को देखा होगा। और आज जो अध्ययन करने वाले हैं उससे आगे टॉपिक का, तो सबसे पहले हम बेटा जो अध्ययन करेंगे वो किस सवालों का करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मूल अंश से संबंधित सवाल। मूल अंश से संबंधित बेटा बोर्ड एग्जाम में सवाल निश्चित पूछे जाते हैं। क्लियर? अब अगर मुझे किसी का मूल अंश या मूल प्रभाज या अणुभिन्नांक, तीनों में से बात एक ही है, अगर मुझे बेटा किसी भी अणु का अगर मूल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विलयन के अंदर कौन कौन से घटक है, विलयन के अंदर कौन से घटक हैं, पहली चीज। फिर अब उन घटकों में से हमें किस घटक का मूल प्रभाज निकालना है या दोनों का निकालना है। अगर मुझे किसी भी एक घटक का मूल प्रभाज बताना है तो मुझे पता होना चाहिए उस घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक हैं उन सभी घटकों के मूलों की संख्या। क्लियर? और हमें जिस घटक का मूल प्रभाज निकालना है उस घटक के मूलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित जो भी अवयवी घटक है उन सभी घटकों के मूलों की संख्या। ठीक? अगर मुझे बेटा विलय का मूल प्रभाज निकालना है तो विलय के मूलों की संख्या बट्टे विलयन में जो भी घटक है उन सभी घटकों की संख्या, यानी विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अगर मुझे बेटा विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मूलों की संख्या बट्टे विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, यानी विलयन में उपस्थित जो भी घटक है उन सभी घटकों के मूलों की संख्या। चलिए सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक? यानी आगे बेटा जहां क्वेश्चन छोड़ा था उससे आगे करने वाले हैं। ठीक? क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या क्या है? एक तो जल है और दूसरा हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इधर बात करूंगा जल की और इधर बात करूंगा किसकी? एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल की बेटा एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और जल का जो फॉर्मूला होता है वह हमारा H2O। क्लियर? अब यहां पर बेटा इनके भार दे रखे हैं। इनके क्या दे रखे? भार। भाई जल का भार दे रखा है 72 ग्राम। जल का भार कितना है? 72 ग्राम लिख दिया। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का जो भार है वो दे रखा आपको 92 ग्राम, 92 ग्राम। ये बेटा दोनों का भार दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है? दोनों के मिश्रण का मोल प्रभाज बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मुझे मोल प्रभाज निकालना है तो पहले मुझे इनके मोलों की संख्या पता करनी होगी। जब तक आप इनके मोलों की संख्या नहीं पता कर पाओगे तब तक आप बेटा इनको हल, मोल प्रभाज को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो अब यहां पर ध्यान रखो, लेकिन मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। मोलों की संख्या निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि भाई मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। तो हमें इनके भार पता है, अब हम इनके अणुभार बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हमने बताया था, क्या बताया कि एक हाइड्रोजन का अणुभार 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। क्लियर? ये बेटा बस ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, थोड़े बहुत ही ध्यान रखिए, इससे ही लगातार फॉर्मूले बनते रहते हैं। अब देखो यहां पर जब एक हाइड्रोजन का 1 तो पर ऐसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18। भाई इसका भी भार पता है, इसका अणुभार पता, हम जल के मोल निकाल लेंगे। ऐसे ही बेटा हम यहां पर देखेंगे इसका अणुभार एथिल अल्कोहल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एक कार्बन का जब 12 अणुभार है, 2 का कितना हो जाएगा? 24,
प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन का 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 6 30 और 16 कितना हो जाएगा 46। ठीक, अब सबसे पहले भैया इनके मोल निकालो। मैं पहले इसके क्या निकाल रहा हूं, मोल। इसके मोल यानी ये किसके मोल निकालेंगे, जल के। तो आपको पता है कि भाई मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। तो भार कितना है 72 जल का, अड़भार कितना 18, तो 18 चौक 72, यानी जो जल के मोल निकले बेटा वो कितने निकले 4। जल के मोल कितने निकले 4 मोल। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार यहां पर एथिल अल्कोहल के C2H5OH इसके मोल। तो आप बोलो सर मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। भार हमारा बेटा कितना है 92 बट्टे अड़भार 46 और 46 दूनी कितना होता है 92। तो ये बेटा हमने एथिल अल्कोहल का अड़भार निकाल लिया, मोल निकाल लिए। देखिए भाई दोनों के मोल पता है, आप बोलोगे जी सर यहां पर मैंने जल का मोल निकाल लिया, यहां पर एथिल अल्कोहल का मोल निकाल लिया। अब हम बेटा बहुत आसानी से इसके मोल प्रभाज की गणना कर लेंगे। अब मुझे बेटा बताना है जल का मोल प्रभाज जीटा H2O। जल का मोल प्रभाज बताना है तो जल के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित जो भी घटक है उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। तो कौन कौन है बेटा, एक तो जल के मोल और प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। चलिए लगा बेटा, जल के मोल कितने हैं 4 बट्टे फिर जल के मोल 4 प्लस एथिल अल्कोहल के मोल 2 अर्थात 4 बट्टे और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। 3 का भाग जब करोगे बेटा इसके अंदर तो 0.666 आता रहेगा। ठीक, ऐसे ही बेटा अगर मुझे बताना है इस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, क्लियर, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बताना तो जीटा C2H5OH बराबर जिसका मोल प्रभाज बताना है उसके मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज बताना है उसके मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित जो भी घटक है उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। ठीक, तो 2 घटक थे, दोनों घटकों के मोलों की संख्या। भाई इसका जो C2H5OH के मोल है 2 बट्टे जल के मोल 4 प्लस C2H5OH के मोल 2, तो आप बोलोगे 2 बट्टे और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहां से काट लोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 का भाग जब 1 में दोगे तो भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 कर लो, यानी ये आता रहेगा 0.333। ठीक, तो यहां पर बेटा ये हमने क्या बता दिया, दोनों के मोल प्रभाज को, दोनों के मोल प्रभाज को। आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आगे और प्रैक्टिस करेंगे सवालों को, नोट करिए। इसी प्रकार बेटा अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि धारा अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। केवल ग्लिसरॉल के पूछा है मोल अंश की गणना। देखो एक बात बताओ भाई, कोई भी विलयन अपने आप में कितने परसेंट होगा, कोई भी विलयन अपने आप में बेटा 100% होता है, लेकिन भार के अनुसार बोल रहा है तो मैंने मान लिया कोई भी विलयन अपने आप में बेटा कितना है 100% का मतलब 100 ग्राम है। क्लियर, विलयन टोटल हमारा भारानुसार बेटा बोल रहा है, भारानुसार मतलब कितना ग्लिसरॉल है बेटा 25% ग्लिसरॉल है। मैंने मान लिया कोई भी बेटा अपने आप में मात्रा होती है 100% होती है, लेकिन भार के अनुसार बोला तो मैंने मान लिया जो विलयन है वो हमारा 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम के अंदर बेटा यहां से ध्यान रखना, इस 100 ग्राम के अंदर एक तो हमारा ग्लिसरॉल है C3H8O3 और इसका बेटा 100 ग्राम में ये 25 ग्राम मैंने मान लिया कौन है हमारा ग्लिसरॉल है। 25 ग्राम किसको बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल को। तो अब ये है कौन सा बेटा, जलीय विलयन है। कौन सा, ये जलीय विलयन है। और जलीय विलयन है तो 100 में से 25 ग्राम अगर ग्लिसरॉल है तो
तो बचेगा कौन? आप बोलोगे सर ये जल का विलयन है इसलिए यहां पर जल बचेगा। जल का फॉर्मूला होता है H2O और जिसका भार बेटा कितना हो जाएगा 75 ग्राम। भार अनुसार कोई मात्रा अपने आप में 100% थी, 100% में से 25% हमारा ग्लिसरॉल है, बचेगा हमारा 75%, वह हमारा कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब मुझे बेटा इस ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव बताना है। तो मैंने बोला मोल प्रभाव आप तब बता पाओगे जब दोनों के मोलों की पहले संख्या पता करिए, और मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। तो पहले बेटा हम इन दोनों के क्या निकालेंगे? अड़भार। दोनों के क्या निकालेंगे? अड़भार। जल का अड़भार अभी बता क्या है बेटा, कितना होता है? 18। अब इसका देखते हैं। एक कार्बन का अड़भार बेटा 12 होता है, और ऐसे कार्बन 3 है तो 12 3 36 प्लस एक हाइड्रोजन का एक ऐसे हाइड्रोजन 8 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 पर ऐसे ऑक्सीजन 3 है तो 16 दिया 48। 8 8 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। 4 और 3 7 और 2 9। तो भाई इस ग्लिसरॉल का जो अड़भार 92, जल का अड़भार 18, मोल हम निकाल लेंगे। मोल तो मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अड़भार। चलिए तो हमें पहले बेटा मोल किसका बताना है? इस ग्लिसरॉल का। पहले मोल हमें किसका बताना है? इस ग्लिसरॉल का। तो मोल बराबर भार बट्टे अड़भार। भार कितना है? भार बोलोगे सर 25 ग्राम है, बट्टे अड़भार 92 ग्राम है। अब करना क्या है? 92 का 25 में भाग कर दीजिए। 92 का 25 में भाग करोगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाओ, 0 बढ़ा लो। 9 या 27 ज्यादा हो जाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और यहां पर 18। यहां बचेगा 6, 14 में से 8 के 6, फिर बेटा 0 और 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63। लगभग में बेटा ये कितने बार इसके जो मोल निकलेंगे, इसका जो मोल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 0.27। क्लियर? ये हमने ग्लिसरॉल के मोल निकाल लिए। ऐसे ही हम बेटा इसका मोल निकालेंगे, जल के मोल। तो जल के मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अड़भार। तो जल का भार 75 बट्टे अड़भार इसका 18। 18 चौक 72। अब 18 चौक 72, तो 75 में से 72 गए, बचेंगे 3। अब 18 का भाग बेटा 3 में जाएगा नहीं, 10 लगाओ, 30 हो गए। 18 एकम 18, तो 18 तो 36 हो जाएंगे। अब 30 में से 18 गए, बचेंगे 12, अब 120 हो जाएंगे। तो 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। यह बेटा हमने किसके मोल निकाल लिए? यह हमने निकाल लिए जल के मोल। लेकिन इन दोनों में हमें किसका मोल प्रभाज पूछा है? हमें पूछा है केवल ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। तो इसका मोल प्रभाज निकालेंगे, जीटा ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। आप बोलोगे मुझे इसका मोल प्रभाज निकालना है, तो इसके मोलों की संख्या को कहां रखो? ऊपर, बट्टे। विलयन में कौन कौन से घटक है? एक तो हमारा ग्लिसरॉल है और दूसरा हमारा कौन है? जल। तो इन दोनों घटकों के मोलों की संख्या, इन दोनों घटकों के मोलों की संख्या NH2। चलिए लगाओ, इसका मान बेटा निकला 0.27 बट्टे 0.27 प्लस, और जल के मोल बेटा 4.16। ठीक, तो अब यहां से बेटा क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। चलिए तो यहां से जोड़ने के बाद कितना आएगा? 0.27 बट्टे 6 और 7 बेटा कितना हो जाएगा? 13, 2 3 और 1 4, यानी 4.43। ठीक है, तो दशमलव बेटा ऊपर 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, दशमलव दशमलव हटा दीजिए। 443 का भाग 27 में कर दीजिएगा। आप बोलोगे सर 443 का भाग 27 में जाएगा नहीं, भाग टूटे एक बिंदी, दशमलव लगाओ और 0 बढ़ा लो। लेकिन अभी नहीं आ रहा, फिर भाग टूटे बिंदी फिर 0। 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएंगे। 4 सत्ते 28 कैसे हो जाएंगे? ज्यादा। तो 4 छिंग 24, 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 1 25, 6 चौको 24 और 2 26। यहां पर बचेगा 2, यहां पर 4 और यहां पर बेटा 0 0। ठीक, अब करना क्या है? 0 बढ़ा लो, फिर भाग नहीं जाएगा। तो यहां से बेटा कितना आएगा? इसका जो मोल प्रभाव निकलेगा 0.060। क्लियर? तो
तो ये बेटा हमने किसका मोल प्रभाज निकाल लिया? ग्लिसरॉल का। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि जल में एथिल एल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार 16% है। बिलियन में एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सबसे पहले भाई आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी बिलियन अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। कोई बिलियन अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। अब इसके अंदर बेटा यह बिलियन बना है वो किस किस से मिलकर बना है? आप बोलो सर एक तो जल और दूसरा सवाल के अंदर बोल रहा है एथिल एल्कोहल। इन दो से मिलकर बना है ये हमारा बिलियन। क्लियर? अब जल में 16% बेटा अगर हमारा एथिल एल्कोहल का बिलियन है, 16% किसका? एथिल एल्कोहल का बिलियन है। तो एक चीज बताओ, 100 में से 16% अगर हमारा एथिल एल्कोहल है तो बचेगा कितना? तो बचेगा हमारा 84%। तो 84% कौन हो जाएगा? जल। लेकिन किसके अनुसार? भार। तो मैंने मान लिया टोटल भार 100 ग्राम था, जिसमें से एथिल एल्कोहल का भार बेटा कितना है? 16 ग्राम। तथा जल का भार कितना है? जल का भार बेटा कितना हो जाएगा? 84 ग्राम। क्लियर? जल का भार कितना हो जाएगा? 84 ग्राम। ठीक। अब यहां पर जब भार पता है तो इनका अड़भार भी निकाल लो। आप बोलोगे सर जल का अड़भार जो होता है 18, एथिल एल्कोहल का जो अड़भार है वो अभी निकाल के आए थे बेटा, कितना होता है? 46। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH। एक कार्बन का 12, 2 का 24 और एक हाइड्रोजन का 1 पर 5 और एक 6 हाइड्रोजन का 6, 24 6 30 और एक ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 316 46। ठीक। अब बात करेंगे सबसे पहले इनके बेटा क्या निकाल लो? मोल। मैंने मान लिया जल के मोल को हमने लिख लिया Na से और यहां पर एथिल एल्कोहल के मोल को लिख लिया Nb से। क्लियर? और मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अड़भार। एक बात बताओ भाई, यहां पर जल का भार कितना है? 84 बट्टे अड़भार 18। तो भाग करोगे 84 में 18 का भाग, 18 पंजे 90 ज्यादा हो जाएगा, यानी 18 चौक 72, बचेगा 2, यहां पर 1। अब भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0, 18 छिपा 108, 18 सत्ते 126 ज्यादा हो जाएगा, 18 छिप 108। बेटा यहां 2, यहां पर 1। ठीक। फिर बेटा यहां पर 0 बढ़ाओगे यानी कितना आएगा? बेटा इसका भाग दिया तो 4.66 आया। यह हमने निकाल लिया किसका मोल? जल का मोल। किसका मोल निकाल लिया? जल का मोल। इसी प्रकार अब हमें बेटा निकालना है एथिल एल्कोहल का मोल। तो मोल बराबर भार बट्टे अड़भार, भार इसका 16 बट्टे अड़भार बेटा कितना हो जाएगा? 46। अब 46 का भाग कर देंगे 16 के अंदर तो भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदु 0, 4 चौक 16, पर ये तो बेटा 40 का भाग दे तब, पर ये तो 46 है, मतलब 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 6 18, 4 12 और 1 13। यहां पर बचेंगे 2 और यहां पर भी बेटा कितना बचेगा? 2। ठीक है। अब फिर से बेटा क्या करो, एक 0 बढ़ा लो, 4 पंजे 20, लगभग 5 बार, तो कितने? 0.35। क्लियर? यह बेटा हमने किसके मोल निकाल लिए? एथिल एल्कोहल के मोल। ठीक। अब मुझे क्या करना है? दोनों का मोल प्रभाज बताना है। किसका? दोनों का। ठीक। तो सबसे पहले इसका मोल प्रभाज निकालेंगे, जीटा ए बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में जितने भी घटक है उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। Na का मान बेटा कितना है? 4.66 बट्टे Na का मान 4.66 प्लस Nb का मान 0.35। ठीक है। चलिए ऐड कर दीजिए 4.66 में 0.35 को, 6 5 11, 6 3 और 1 10, 4 और 1 5। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4.66 बट्टे 5.01। ऊपर भी 2 अंक दशमलव है, नीचे भी 2 अंक दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल। और भाई 501 का क्या कर देंगे? 501 का भाग कर देंगे 466 में।
क्या 466 में 5 से 1 का भाग जाएगा? आप बोलो नहीं जाएगा, कतई बेटा 10 लगाओ, 0 बढ़ा दो। अब बेटा 5 9 45 का 9 बार जाएगा, देखते हैं 9 1 9 0 और 9 पंजे 45, चला गया भाई। यहां 1 और यहां पर 5, यहां पर 1, फिर 0 बढ़ा लो, 5 3 बेटा 15। तो इसका आंसर बेटा जल का जो मोल प्रभाज निकला वो 0.93, जल का मोल प्रभाज निकला वो कितना निकला? 0.93। क्लियर? अब हम इसका मोल प्रभाज बेटा आसान तरीका से कैसे बताएंगे? जब आपको बिलियन के अंदर 2 घटक पता हो, जब बिलियन के अंदर आपको कितने घटक दिए हो? 2 घटक दिए हो, और एक का मोल प्रभाज निकाल लीजिए, दूसरे का बेटा बहुत आसान से निकलाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू बेटा कितना होता है? 1। बिलियन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों का मूल प्रभाज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्लियर? आपने बेटा जीटा ए को निकाल चुके हो, कितना है? 0.93 प्लस जीटा बी बराबर कितना होगा? 1। यह बेटा प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो जीटा बी बराबर 1 माइनस के 0.93। घटाएंगे, 1 में दशमलव कहीं नहीं बेटा, अंत में होता है, दशमलव के नीचे दशमलव, 93 ऊपर 0 बढ़ा लो, यहां बचेगा 7, यहां 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो कितना आएगा? तो जीटा बी बराबर निकलेगा 0.07। क्लियर? तो ये देखो कितने आसान तरीके से निकाल लिया है ना। तो जब आपके सामने 2 घटक दे रखे हो, एक घटक का मूल प्रभाज निकाल लो, और हमें पता है बिलियन के अंदर इन दोनों घटकों का जो मूल प्रभाज होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के। 2 हो चाहे कितने भी हो, सभी घटकों का मूल प्रभाज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्लियर? नोट करो बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है भाई एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। फिर से वैसे सवाल है बेटा, तो आप कैसे करोगे इसको? तो भाई एक बात बताओ, कोई भी बिलियन अपने आप में बेटा 100% होता है, बात सही है। इसके अंदर 20% बेटा, एक तो हमारा है एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल बेटा कितना है? 20%। अब चूंकि ये जली बिलियन है तो इसके अंदर बेटा जब 20%, टोटल बिलियन बेटा हमारा 100% था, 100% में से 20% अगर हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है तो बचेगा कौन? 80%। 80% हमारा कौन हो जाएगा? जल। किसके अनुसार बोल रहा है ये? भार के अनुसार। किसके अनुसार? ये भार के अनुसार। तो यहां पर ये बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का भार हो गया, यह हमारा बेटा किसका भार हो गया? जल का भार। जल का फॉर्मूला H2O और एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2। ठीक, अब मुझे इसका मोल प्रभाज बताना है, तो भैया मोलों की संख्या तो हमें दोनों की निकालनी होगी ना, तभी तो हम मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। चलिए, तो फिर हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए अड़भार जा सकता है। तो यहां से एक कार्बन का 12, 2 का 24, एक हाइड्रोजन का 1 पर 6 हाइड्रोजन का 6, प्लस एक ऑक्सीजन का 12, 16, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 24 और 6 30 और 32 कितना हो जाएगा? 62। और जल का अड़भार आपको पता है बेटा कितना होता है? जल का अड़भार 18। ठीक, सबसे पहले बेटा मोल निकाल लो। मोल, इसके मोल को Na से लिख दिया और इसके मोल को हम लिख देंगे Nb से। ठीक, और मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अड़भार। अब एक बात बताओ बेटा, भार कितना है इसका? भार 20 बट्टे अड़भार बेटा कितना है? 62। अब देखो 62 का भाग 20 में कर दीजिए, भाग जाएंगे, भाग टूटे बिंदी 10 लगा 0 बढ़ा दीजिए, 6 दिया 18, क्योंकि 6 चौको 24 ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दिया 18, कितना बचेगा? 14, फिर 0, 6 दूनी 12, यानी बेटा कितना निकलेगा? इसका जो मोल निकाला है वो 0.32 निकाला है। इसका जो मोल निकाला वो कितना निकाला? 0.32। अब बात करेंगे बेटा हम इसी प्रकार किसका मोल निकालेंगे? जल का मोल। तो मोल बराबर भार बट्टे अड़भार। भार बेटा 80 बट्टे अड़भार 18,
अब 18 का भाग 80 कर दो, तो 18 चौक 72, 80 में से 72 गए, आप बोलो सर 8 बचेंगे। अब भाग 8 में तो जाएगा नहीं, 10 लगाओ फिर 0, फिर 18 चौक 72 बेटा इसी तरीके से निकलता रहेगा। दोनों का बेटा हमने मोल निकाल लिए, दोनों के हमने क्या निकाल लिए, मोल। अब हमसे जिसका मोल प्रभाज्य पूछा है निकाल लेंगे आसानी से। मोल प्रभाज्य मुझे इस एथिलीन ग्लाइकोल का पूछा है, तो इसके मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में जो भी घटक है उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। इसके मोल में बेटा कितना संख्या निकला, 0.32 बट्टे 0.32 प्लस 4.44। ठीक, चलिए ऐड कर दो इसको, तो 0.32 बट्टे 4 और 2 6, 4 और 3 7, यानी 4.76। दशमलव से दशमलव कैंसिल, बेटा 476 का भाग 32 में दे दो, आंसर है। भाग टूटे बिंदी 10 लगाओ 0, भैया 476 का भाग बेटा 320 में नहीं जाएगा, फिर बेटा भाग टूटे बिंदी फिर 0, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, पर 400 का भाग देंगे तब, लेकिन ये तो 400 से एबव है, ऊपर है, तो 8 बार नहीं जाएगा, यानी 4 सत्ते 28। तो इसका मूल प्रभाज्य बेटा 0.07। क्लियर। अगर मुझे जल का भी पूछता तो हमें पता है कि भैया दोनों घटकों का योग किसके बराबर है, 1 के। जब आपने बेटा 1 का मान निकाल लिया है, यानी इस वाले घटक का मूल प्रभाज्य पता है आपको, लगा दीजिए। इस वाले घटक का मूल प्रभाज्य पूछा है, बराबर किसके, 1 के। यह प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो 1 माइनस के 0.07 घटा देंगे। अंत में जब 1 में दशमलव कहीं नहीं होता, कहां होगा, अंत में। दशमलव के नीचे दशमलव 07 आगे, तो यहां पर 3 बचेगा, यहां बेटा कितना बचेगा, 9। तो ये कितना आ जाएगा, जीटा बी बराबर 0.93। तो इस तरीके से आप लोग बेटा मोल प्रभाज्य को हल करेंगे। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आगे सवालों का अध्ययन कर रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा भाई, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज्य 0.85 है। और भाई ये सवाल आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप के सवाल के लिए बेटा आपने एक फॉर्मूला आपको दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था और संबंध बताया था कि भाई मोललता का मोल प्रभाज्य से क्या संबंध होता है, आप पुराने लेक्चर को देखिएगा। जैसे बेटा आप लोग इस वीडियो के जो आप लोगों की क्लास 12 की केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को बेटा ये सब का सब टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर होते हुए मिलेंगे, कैसे संबंध निकला था। हम यहां केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग बेटा इस संबंध को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला है जीटा ए बट्टे जीटा बी बराबर एम इंटू में एम बी बट्टे 1000। ठीक, अब मुझे ये m हमारी क्या है, यही m हमारी तो मोललता है, यही m हमारी क्या है, मोललता। ठीक, और mb क्या है, यह विलायक का अड़भार है। विलायक का कौन है, अड़भार। और जीटा ए आप समझ चुके होंगे, मोल प्रभाज्य है किसका, विलेय का मोल प्रभाज्य है। और जीटा भी विलायक का मोल प्रभाज्य। चलिए हमें मोललता बतानी है, ये 1000 भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में बट्टे ये एम भी गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में, बराबर किसके हो जाएगा, मोललता के। ये लो बेटा फॉर्मूला, ये क्या आ चुका हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब सवाल समझते हैं। सवाल है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज्य, भैया जल का, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डाला गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल को किस में डाला गया है, जल में। तो यहां पर बोल रहा है जल का मोल प्रभाज्य। अब चूंकि जल में घोला गया है तो जल हमारा विलायक होगा, यानी जीटा बी। जल हमारा कौन होगा, विलायक।
और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कौन है? हमारा विलेय है। तो जल का मोल प्रभाज तो बेटा 0 पॉइंट कितना दे रखा है? 85। ये तो कहानी क्लियर हुई। ये हमारा हो गया कौन? विलायक। अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, यानी विलेय हमारा कौन है? H2SO4 का मोल प्रभाज। आप बोलोगे सर जीटा ए कैसे निकाला है? हमने बताया कि भैया जीटा ए प्लस जीटा बी दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक, तो हमें पता है बेटा जीटा ए निकालना है, जीटा बी प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस के जीटा बी, तो 1 माइनस के बेटा 0.85 बेटा घटा दोगे तो बचेगा 0.15। ये हमने जीटा बी निकाल लिया। जीटा ए कितना निकला? 0.15। ठीक है, ये कहानी क्लियर। लेकिन बेटा यहां पर इसका मान भी क्लियर, इसका मान भी क्लियर। अब विलायक का हमें अड़भार चाहिए। विलायक का अड़भार एमबी। आप बोलोगे सर विलायक हमारा कौन है? जल है, और जल का अड़भार हमें पता है कितना होता है? 18। बाकी बात सवाल में सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है फिनिश करने की। चलिए हम लगाएंगे मोलता m बराबर जीटा ए का मान 0.15 बट्टे जीटा बी का मान 0.85 इंटू में बेटा। अब उसके बाद m भी अड़भार 18 है, और ऊपर बेटा यहां कितने से मल्टीप्लाई? 1000। आप बोलो सर इस दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। ठीक, अब यहां पर 30 से काट लो, 5 15 और 3 18। ठीक, अब कहानी क्या है? मल्टीप्लाई करो। ऊपर 5 का 1000 में 5000 बट्टे 6 का इसमें 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48 और 3 क्या हो जाएगा? 51। बेटा भाग कर दो, काटो पीटो मत, एक जीरो से जीरो हटा दीजिए, बस 51 का 500 भाग कर दो, आंसर। ज्यादा बेटा कैलकुलेशन को काटा पीटा मत करिए। 51 बेटा यहां पर 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 4 बचेंगे। फिर बेटा भाग तो जाएगा, 10 लगाओ, 0 बढ़ा लो, और 5 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। वो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। बेटा यहां पर कितना आएगा? तो मोलता m बराबर 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, या मोलल, या क्या लिख सकते हैं? मोलल। ठीक, नोट करिए इस सवाल को। इसके बाद बेटा एक सवाल आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा मोल अंश के बारे में। क्या सीखा मोल अंश के बारे में? क्या आप लोग सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सभी को आंसर देना है। ठीक, और उसका आंसर बेटा हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये सही है या नहीं सही है, आप लोगों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। ठीक, चलते हैं बेटा, क्या सवाल है उसको समझो। पहले सवाल बोल रहा है जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, और कोष्टक में यूरिया का जो अड़भार है बेटा वो कितना है? 60। यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, तो अगले वाले जो प्रश्न है बेटा वो प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, और वह पढ़ने वाले हैं अणुसंघ गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। किसके पढ़ने वाले हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला था बेटा पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर जीटा ए। जीटा ए हमारा क्या है? यह हमारा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसी प्रकार पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक,
ये बेटा मोल प्रवाह, ये शुद्ध विलायक, नॉट है मतलब शुद्ध विलायक का वास्तव, पीएस विलेन का वास्तव। दूसरा फॉर्मूला हमने आपको निकलवाया था मोलों की संख्या के रूप में Na बट्टे Nb। Na हमारा किसके मोल है? विलेय के मोल। Nb हमारा किसका मोल है? विलायक के मोल। इसी प्रकार एक फॉर्मूला हमने और निकलवाया था, बी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम बी बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। क्लियर? और इस फॉर्मूले से संबंधित सवाल बेटा बहुत आते हैं। देखो यहां स्मॉल डब्ल्यू है हमारा विलेय का भार, किसमें होगा? ग्राम में। क्लियर? दूसरा एम ए क्या है? विलेय का अड़भार। इसी प्रकार कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, किसमें होगा भाई? ग्राम में। और एम बी क्या है? विलायक का अड़भार। विलायक का क्या भाई? अड़भार। ठीक है, तो ये बेटा आपको दे दिया फॉर्मूला। अब करेंगे सवाल को, कैसे करते हैं? चलो पढ़ रहे हैं प्रश्न को, हम इसको बेटा हटा रहे हैं। आप लोगों ने देख ली होगी ये चीजें। अब हम इस चीज के बारे में चर्चा आप लोगों से लगातार पूछेंगे। ठीक, देखो सवाल, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्तव 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाशशील विद्युत अनपघटित ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोल द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया, प्राप्त विलयन का वास्तव 0.845 बार है। ठोस का मोल द्रव्यमान क्या है? देखो जब कोई भी मात्रा होती है शुद्ध है, कोई मात्रा अगर शुद्ध है तो उसका वास्तव अधिक होगा। लेकिन आपने अगर उसके अंदर जो शुद्ध मात्रा, उसके अंदर अगर आपने किसी भी विद्युत अनपघट्य को घोल दिया तो उसके वास्तव में क्या आ जाएगी? कमी। और वह क्या बन जाएगा? विलयन का वास्तव। क्या बन जाएगा? विलयन का वास्तव। जैसे जल है, जल का वास्तव बेटा, जब जल हमारा शुद्ध है, जल हमारा शुद्ध है तो उसका वास्तव कैसा होगा? अधिक। लेकिन इस जल के अंदर जैसे ही आपने चीनी को मिला दिया तो ये विलयन बन जाएगा, और विलयन बनते ही इसके वास्तव में बेटा क्या आ जाएगी? कमी। क्लियर? तो शुद्ध विलायक का वास्तव अधिक होता है और विलयन का वास्तव बेटा कैसा होगा? विलयन का वास्तव कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया हमने उसके अंदर मिला दिया है विद्युत अनपघट्य को, जिसके कारण उसकी वाष्प में क्या आ जाती है? कमी। ये आपको पूर्ण रूप से टॉपिक पढ़ा दिया है। कोई भी मात्रा अगर ग्राम में कम दिखाई दे रही है तो वह क्या होगा? विलेय। और कोई भी मात्रा अगर ग्राम में ज्यादा दिखाई दे रही है वह क्या होगा? विलायक। अर्थात जिस मात्रा को आप घोल रहे हो विलेय, जिसके अंदर घोल रहे हो विलायक। ठीक है, चलो सवाल समझते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, क्या क्या डाटा दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, समझो। देखो आपको दे रखा है शुद्ध बेंजीन का वास्तव। देखो शुद्ध है और शुद्ध बेंजीन है केवल, तो उसको बेंजीन के वास्तव को किससे लिखेंगे? पी नॉट से। अगर कोई मात्रा शुद्ध है और शुद्ध विलायक का जो वास्तव होता है उससे किससे लिखेंगे? पी नॉट से। कितना है? 0.850 बार। क्लियर? यह बेटा हमें क्या दे रखा है? शुद्ध बेंजीन का वास्तव। अब आगे बोल रहा है कि 0.5 ग्राम अवाशशील, 0.5 ग्राम अवाशशील विद्युत अनपघट्य ठोस। अब ये नहीं बोला है कि कौन सा ठोस है, लेकिन इसने ये बोल दिया कि अवाशशील विद्युत अनपघट्य ठोस है। पर हमें ये नहीं बताया कि कौन घोला है, चीनी घोली है, नमक घोला है, क्या घोला है, इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन उसका भार दे रखा है और कितने के अंदर घोला गया है? वो घोला गया है 39 ग्राम बेंजीन के अंदर, और जिसका 39 ग्राम। अब जो मात्रा ग्राम में कम है वह स्मॉल डब्ल्यू, और इसके आधार को लिखते हैं एमए से। जो मात्रा ज्यादा है उसे कैपिटल डब्ल्यू, इसके आधार को लिखते हैं एमबी से। और जो हमें दे रखा है 78 ग्राम प्रति मोल। क्लियर? उसके बाद जैसे बेटा आपने इस 0.5 ग्राम विद्युत अनपघट्य को 39 ग्राम बेंजीन के अंदर घोला,
तो बोलने पर उसका बेटा जो प्राप्त बिलियन का वास्ता मिला, जो हमारा कौन बन गया बिलियन का वास्ता मिला यानी पीएस, वो कितना मिला, वो मिला 0.845 बार। इतना बेटा हमें क्या मिला इस बिलियन का वास्ता। तो आपने जो ठोस मोलक द्रव्यमान, ठोस के मोलक द्रव्यमान की गणना करनी है, मतलब आपने कौन सा विद्युत अनवघट्य घोला है उसी के मोलक द्रव्यमान की हमें क्या करनी है, गणना। क्लियर। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एम बी बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। चलो मान लगाओ, पी नॉट का मान 0.850 माइनस पी एस का मान 0.845 बट्टे फिर से पी नॉट का मान कितना है 0.850 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.5 इंटू एम डी कितना है 78 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू कितना है 39 और एम ए निकालना है। देखो 39 दूनी कितना होता है 78। ठीक है, अब 0.850 में से घटा हुए 0.845, तो यहां पर बेटा कितना बचेगा 0.005 बट्टे 0.085 बराबर 5 दूनी 10, कितने अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद बट्टे एम ए, नीचे 3 अंक दशमलव, ऊपर 3 अंक दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। क्लियर। और यहां पर एक जीरो, तो यहां पर 5 एकम 5 3 5 सत्ते। ठीक, अब करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एम ए यहां कुछ नहीं, ऊपर 1, एम ए का 1 मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, 170 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 170। नोट करिए बेटा, इस सवाल को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, किसी ताप पर एक विलायक का वास्ता 0.416 बार है, 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलक द्रव्यमान 84 ग्राम प्रति मोल में घोला गया, प्राप्त विलयन का वास्ता 0.414 बार पाया गया, ठोस के मोलक द्रव्यमान की गणना कीजिए। सेम सवाल देखो दिया है, क्या क्या दे रखा है, चलो सवाल समझते हैं। सबसे पहले डाटा लिखा करो क्या दे रखा है। सबसे पहले बोल रहा है किसी ताप पर एक विलायक का वास्ता, और जब विलायक ही है, केवल विलायक है तो क्या होगा शुद्ध होगा, तो शुद्ध विलायक का वास्ता कितना है, वो है 0.416 बार। क्लियर। अब क्या किया गया है कि 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अनवघट्य ठोस को, अब ये नहीं पता भाई कौन सा घोला गया है, तो हम इसका मोलक द्रव्यमान नहीं बता पाएंगे अभी। और किसने घोला गया है 42 ग्राम में, तो आप बोलोगे कि सर जो 42 ग्राम है वो ज्यादा मात्रा है ग्राम में, वो विलायक है, इसे कैपिटल डब्ल्यू से, इसके आधार को एमबी से, जो कम मात्रा उसे स्मॉल डब्ल्यू से, इसके आधार को एमए से। लेकिन यहां पर जो 42 ग्राम है उसका बेटा मोलक द्रव्यमान दे रखा है 84 ग्राम प्रति मोल, यह बेटा इसका मोलक द्रव्यमान दे रखा है। मैं भूला गया प्राप्त विलयन, जैसे आपने बेटा इस विद्युत अनवघट्य को 42 ग्राम में बोला, तो विलयन का वास्ता बेटा कितना पाया गया 0.414 बार पाया गया। तो आपने जो विद्युत अनवघट्य ठोस घोला है उसके मोलक द्रव्यमान की गणना करनी है, कौन सा आपने घोला था। ठीक, चलो फॉर्मूला बेटा पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एम बी बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। लगाओ मान, पी नॉट का मान बेटा कितना है 0.416 माइनस पी एस का मान 0.414 बट्टे पी नॉट का मान 0.416 बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.5, एम बी का मान 84 बट्टे एम ए का मान 42 इंटू में, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू का मान 42 और यहां पर एम ए का मान निकालना है। अब काट लो,
42 दूनी कितना हो जाएगा 84। तो इसमें से इसे घटाओ तो 0 पॉइंट यहां पर 0.416 दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाओगे 0.414। तो बेटा 6 में से 4 गया 2, यहां 0 यहां 0, क्लियर। तो 0.002 बट्टे 0.416 बराबर 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव बट्टे एम। ठीक, अब देखो ऊपर 3 अंक दशमलव, नीचे 3 अंक दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, इससे काट दो बेटा, कितने बार कट जाएगा 208 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एमए बराबर कितना निकलेगा बेटा 208, क्योंकि 208 का एक मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। क्लियर, नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सवाल को समझते हैं। बोल रहा है 20 डिग्री सी ताप पर किसी अवाष्यशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको बेटा डाटा क्या क्या दे रखा है उसकी कहानी समझते हैं। क्या क्या डाटा दे रखा है, पहले डाटा लिखा करो। दिया है क्या कि भैया 20 डिग्री सी ताप पर किसी अवाष्यशील विद्युत अनपघट्य के 10 ग्राम को, यानी बेटा 10 ग्राम जो पदार्थ है उस पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो जो मात्रा कम है स्मॉल w, जो मात्रा ज्यादा है कैपिटल W, और कैपिटल W के अणुभार को बेटा mb से और इसके अणुभार को ma से। अब 10 ग्राम कौन घोला है तो हमें पता नहीं, तो इसका अणुभार हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ 100 ग्राम जरूर पता है। 100 ग्राम हमारा कौन है, आप बोलो सर ये 100 ग्राम जल में घोला गया है। इस पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोला गया है और जल का अणुभार 18 होता है। फिर कहानी क्या हुई, तो जब घोलने पर तो पहले जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब 17 दशमलव कितना था 535 mm था। लेकिन जब 10 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम में घोला गया तो जो विलयन का वाष्प दाब हो गया वो 17.235 mm रह जाता है, 235 mm हो जाता है। भैया जो आपने घोला है उसी विलय के अणुभार की गणना करनी है। फॉर्मूला पता है कि P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर स्मॉल w इंटू में mb बट्टे कैपिटल W इंटू में ma। ठीक है, अब कहानी क्या होगी भाई, लगाओ मान। आप बोलो सर P0 का मान तो 17.535 माइनस PS का मान 17.235 बट्टे P0 का मान 17.535 बराबर स्मॉल w का मान बेटा कितना है 10 और mb का मान 18 बट्टे कैपिटल W 100 है और यहां पर ma मान निकालना है, ma का अणुभार। चलिए 10 भाई बेटा कितना हो जाएगा 100। देखो 17.535 में से 17.235 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, दशमलव बेटा यहां पर 0 बट्टे 17.535 बराबर बेटा 18 बट्टे 10 और इंटू में ma। ठीक है, दशमलव हटाओ, नीचे ऊपर भी 3 अंक है नीचे भी 3 अंक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 से बेटा ये 100 बार कट जाएगा और 3 से ये कितने बार कट जाएगा 18। ठीक है, और यहां से कहानी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या 2 से काट लो, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, 5 से बेटा कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा कि 5 तिये 15, 2 पचम 25, फिर भाग टूटे बिंदी 5 सत्ते 35। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ma का 100 में मल्टीप्लाई बराबर 3 का इसमें, तो 3 सत्ते 21, 5 15 और 3 त्रिके 9 और 1 10। ये 100 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो ma बराबर हो जाएगा 105 21 और बट्टे 100, 10,521 बट्टे 100। 100 का भाग दोगे तो बेटा आप जब भी भाग करो 10 है तो पीछे से 1 अंक दशमलव, 100 है तो पीछे से 2 अंक दशमलव, 1000 है तो पीछे से 3 अंक दशमलव। तो यहां पर बेटा कितना आ जाएगा 105.21, क्योंकि पीछे से 2 अंक बाद बेटा क्या लगा दीजिए दशमलव लगा दीजिए। क्लियर,
तो यह हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग बेटा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित सवालों को करेंगे। नोट करिए, इसके बाद आगे हल कराएं। इसके बाद बेटा अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सवाल को समझते हैं। देखो सवाल बोल रहा है एक आवासशील विलेय पदार्थ जिसका आणविक द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम प्रति मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। देखो कौन सी पदार्थ की मात्रा घोल रहे हो भैया, पता नहीं, उसका भार नहीं पता। भाई को कौन सा पदार्थ घोल रहे हो उसका भार नहीं पता, लेकिन उसका अड़भार, उसका मोल द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम प्रति मोल। क्लियर? किसमें बोल रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू। 114 ग्राम ऑक्टेन में बोल रहे हैं जिसका फॉर्मूला है C8 और H18। ये बेटा किसका फॉर्मूला होता है, ऑक्टेन का। तो इसका अड़भार भी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12 96 और 18 बेटा कितना हो जाएगा 114। तो इसके अड़भार को हम बेटा किससे लिखेंगे, एमबी से। ठीक भैया, कितने ग्राम पदार्थ को हम 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलें, अब ताकि कोई भी बेटा पहले अपने आप में मात्रा होगी, ऑक्टेन अपने आप में पहले शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो बेटा कितना परसेंट होगा, आप बोलो सर अपने आप में ये 100% होगा। लेकिन जब हमने इसको बेटा इसके अंदर घोल दिया तो अब जो विलयन बन रहा है वो कितना रह जा रहा है, 80% रह जा रहा है। तो जो पदार्थ की मात्रा आपने घोली है उसका अड़भार निकालना है। क्या बताया, सवाल को फिर समझिए। सवाल में ये बोल रहा भैया आपको एक पदार्थ है पर उसका भार नहीं पता, कितना ग्राम घोल रहे हो, उसका अड़भार दे रखा है 114 ग्राम ऑक्टेन में घोल रहे हैं। तो 114 ग्राम बेटा ये विलायक का भार हो गया और इसका अड़भार निकाल लिया हमने। अब क्या हुआ कि पहले भैया जब कोई मात्रा अपने आप में 100% थी तो उसका वास्तव अधिक होगा, तो शुद्ध विलायक का वास्तव बेटा 100 था। लेकिन हुआ क्या, लेकिन जैसे ही आपने जो पदार्थ की मात्रा मिलाई तो अब कितना रह जाएगा, 80% रह गया है। ठीक है, तो हमें बेटा इसी पदार्थ की मात्रा गणना करनी है। फॉर्मूला है P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर स्मॉल w इंटू में MB बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। चलिए लगाओ, P0 का मान टोटल अपने आप में 100% था, PS का मान 80 बट्टे P0 का मान 100 बराबर स्मॉल w का मान बेटा कितना है निकालना है, MB का मान कितना है, MB 114 बट्टे कैपिटल W बेटा 114 और MA बेटा कितना है, MA का मान 40। देखो 114 से 114 कैंसिल, 100 में से 80 गए बेटा, बचेंगे 20 बट्टे 100 बराबर स्मॉल w बट्टे 40। यहां से इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कुछ नहीं, यहां एक बचेगा। तो जो स्मॉल w का इधर एक में मल्टीप्लाई और 4 दूनी 8, टोटल कितने ग्राम होगा बेटा, 8 ग्राम। क्लियर? नोट करो, सवालों को नोट करिएगा।